स्टूडेंट्स, आज हम CSIR नेट जून 2017 के जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था उसके जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। CSIR नेट में जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है उसका जो सिलेबस है वो डिफाइंड नहीं है, तो हम ऐसे यह नहीं आइडिया लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके लिए हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उससे आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है। और जो टॉपिक से क्वेश्चंस कम आते हैं उनको हम थोड़ा सा कम देख सकते हैं। इसके अलावा हम यह भी पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं कि कोई क्वेश्चंस ऐसा आ जाएं जो हम नहीं पता हो उसके बारे में, तो हम उनको कैसे सोचेंगे। से अलग से कोई नया सा ही टॉपिक हो, कुछ नया सा ही क्वेश्चन हो, तो उसको कैसे देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अ, इसमें दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हिंदी में क्वेश्चन समझना जनरल एप्टीट्यूड का वो थोड़ा इजी होता है। n दो अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसमें अंकों का गुणनफल जब उसके योग में जोड़ा जाता है तो वह n के बराबर हो जाता है। n की इकाई स्थान का अंक क्या होगा। n इज ए टू डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट व्हेन एडेड टू देयर सम इक्वल्स n। द यूनिट डिजिट ऑफ n वुड बी। इसमें दिया हुआ है कि कोई भी दो डिजिट की कोई संख्या है, नंबर है, और उसके दोनों डिजिट हैं उनको ऐड कर दें, प्लस उनका जो मल्टीप्लाई है वो कर दें और उनका जो टोटल सम है वो n के बराबर आ जाएगा। इसके लिए एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर है 17, इसको लिख सकते हैं हम 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7। ये यूनिट डिजिट हो गया, ये 10th डिजिट हो गया। जैसे 58 है, इसको ले सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8। तो जो हमारे नंबर है n को हमने नंबर मान लिया 10x प्लस वाई, टू डिजिट का नंबर है, तो नंबर किस फॉर्म में होगा। नंबर इस फॉर्म में होगा, जो पहला ये यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, और ये 10th डिजिट यानी दहाई का अंक जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पहले हमने एक्स वाई जो नंबर है वो एग्जाम्पल के ले लिया। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो दोनों डिजिट हैं उनका मल्टीप्लाई यानी एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस उन दोनों डिजिट का सम। इन तीनों चीज़ों को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास एन आ जाएगा। एन बराबर क्या था हमारा एक्स वाई, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x प्लस वाई। हमने अब ये भी देखा था कि इसको हम 10x प्लस वाई की फॉर्म में क्यों लिख पा रहे हैं। जैसे 17 है, उसको 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 ऐसे लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू, ये एक्स इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, वाई इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स वाई इक्वल टू 9x, और एक्स से एक्स कैंसिल कर देंगे तो वाई इक्वल आएगा 9। जो हमारा यूनिट डिजिट था 9 होगा। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चेक करने के लिए थोड़ा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो एक्स वाई जो हमारा नंबर है, मान लो वो 19 होता, यूनिट डिजिट इसका 9 है, तो हम क्या करते 1 प्लस 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई 9, ये कितना हो जाता 10 प्लस 9 इक्वल टू 19। तो इससे हम वेरीफाई भी कर पा रहे हैं कि हमने जो आंसर निकाला वो सही है। तो इजी क्वेश्चन था, बहुत जल्दी होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख रहा है यदि p प्लस 1/q इक्वल 1 है, q प्लस 1/r इक्वल 1 है, तो p q r हमको बताना है। p प्लस 1/q हमको दिया हुआ है 1, और q प्लस 1/r हमको दिया हुआ है 1, और हमको p q r है ये फाइंड करना है। अब देखो, देखने में ऐसा लगता है कि दो ही इक्वेशन है, 3 अननोन है, 2 हमारे पास समीकरण दिए हुए हैं, और 3 हमारे पास चर राशि ऐसी हैं जो हमें अज्ञात है, तो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। हम ऑप्शन को डिस्कार्ड करने की कोशिश करते तो कैसा होता। मान लो हम पहला इक्वेशन लेते हैं p प्लस 1/q इक्वल 1, और दूसरा हम इक्वेशन लेते हैं q प्लस 1/r इक्वल 1। अब हम p q r की अगर कुछ ऐसी वैल्यू रखें जिससे ये वाले जो इक्वेशन है ये भी सेटिस्फाई हो जाए और ये वाले भी सेटिस्फाई हो जाए, तो शायद हमारा काम चल जाए। देखते हैं, अगर हम p बराबर मैं 1/2 ले लूँ और q बराबर अगर 2 ले लूँ, तो इससे क्या होगा 1/q कितना हो जाएगा 1/2। तो p प्लस 1/q इक्वल हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल 1, यानी मैं p बराबर 1/2 और q बराबर 2 इस इक्वेशन में तो कम से कम ले ही सकता हूँ।
अच्छा, अगली इक्वेशन क्या थी? अगली इक्वेशन ये है q प्लस 1/r इक्वल 1। अब q तो हमने लिया हुआ है 2, और q प्लस 1/r इक्वल हमको क्या बनाना है? 1 बनाना है। अब q की वैल्यू 2 ली हुई है तो हमें क्या करना होगा? 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस q, यानी 1/r इक्वल क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। 1/r -1 हो गया तो r बराबर क्या हो गया? -1। ये देखिए हमारे पास p, q और r तीन वैल्यू हमने पुट करके देखिए, कुछ भी रैंडमली अपने मन से। अब p बराबर 1/2 हमारे पास आ गया, q बराबर हमारे पास आ गया 2, r बराबर आ गया -1। और इसमें क्या हो रहा है कि पहला जो इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम देखते हैं पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी। पी क्यू आर की वैल्यू होगी 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -1, जो क्या हो जाएगा सॉल्व करने पर -1। अब ये बोल रहा है कि आंसर में 4 ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है कि 2 होगा, ये तो गलत बात है क्योंकि हमें 1 मिल गया। 3 होगा, ये भी गलत है क्योंकि हमें -1 मिल गया। चौथा कह रहा है, फोर्थ कह रहा है कैन नॉट बी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत बात है क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया। तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास है ऑप्शन 1 सही होने की, वो हमारे पास सही हो गई, यानी कि हमने 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड करने की कोशिश की और हमने पी क्यू आर की ऐसी ऐसी वैल्यू ली जिससे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। इसके अलावा एक लेंदी मेथड भी थोड़ा सा हो सकता है जिसमें हम इन इक्वेशन को सॉल्व करें, लेकिन एग्ज़ाम के लिए हमें वो सही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक तो मेथड दिमाग में आ जाए वो भी ज़रूरी नहीं है, और वो सॉल्व करने में अगर आपको 5-4 मिनट भी ख़राब कर दिया तो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 2 को नंबर का क्वेश्चन है, उसमें भी हम रिस्क ले रहे हैं, मान लो वो गलत भी हो गया तो भी प्रॉब्लम है। तो आप इसको इस तरह से वैल्यू पुट करके ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब 3 की पावर 256 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या है? What is the remainder when 3 raised to power 256 is divided by 5? ये जो नंबर दिया हुआ है 3 raised to power 256, इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा? इस तरीके के क्वेश्चन के लिए वैसे तो हमने नंबर थ्योरी में इनको पढ़ा हुआ होता है, पर मान लो हमने कुछ भी नहीं पता, नंबर थ्योरी भी नहीं पता, हम पहली बार ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कैसे अप्रोच करते? हम आइडिया लगाने की कोशिश करते कि क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर 3 की पावर 1 हो, उसमें अगर 5 का भाग दें, 5 का डिवाइड करें तो कितना शेषफल बचेगा? 3 बचेगा। 5 का 3 में भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। 3 की पावर 2 है यानी 9 है, 9 में अगर 5 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 9 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल 4 बचेगा। 3 की पावर 3 है यानी कि हो गया ये अपना 27, उसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा शेषफल। 3 की पावर 4 यानी 81, उसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो वापस क्या आ गया? 1 शेषफल आ गया। उसके बाद हम जब जैसे 3 की पावर 5 करेंगे 243 में हम 5 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा? वापस 3। 3 raised to power 6 करेंगे, उसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो वापस वही पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 3421 3421 3421 इस तरीके से, यानी कि 4 का एक हमारे पास ऐसे मान लो एक ग्रुप बन गया कि पावर 4 होगी तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा, 8 होगी तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 12 होगी तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब देखते हैं 256 जो उसकी पावर है उसमें 4 का डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका हम डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स 24 ये अपने पास है 1 6 और ये हो गया अपना 4 टाइम्स 64, यानी रिमाइंडर 0 बच रहा है। 4 का कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 4 का कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब क्या हो गया? रिमाइंडर 1 बचेगा। जैसे जैसे 4 की पावर 3 रेज़ टू पावर 4 8 12 इस तरह से हो रही है, तो 3 रेज़ टू पावर 256 करेंगे तब भी वही कंडीशन बनेगी जो यहाँ पर बन रही है, तो रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा। ये थोड़ा सा बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है कभी कभी। आप इसको सोचने की कोशिश करें, ठीक है, कोई और पावर लेकर ट्राई करें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 22 क्वेश्चन है, यदि 22 कैरेट का सोना, 22 कैरेट का सोना का मतलब मिश्र धातु में भारानुसार 22 भाग सोना 2 भाग तांबा तथा 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना समान भार में मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है, तब मिश्र धातु में भारानुसार तांबे का अनुपात क्या होगा? इफ इक्वल वेट ऑफ 22 कैरेट गोल्ड
22 कैरेट गोल्ड का मतलब है एलॉय ऑफ 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड एंड 2 पार्ट्स ऑफ कॉपर बाई वेट, एंड 24 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड आर मिक्सड टू फॉर्म एन एलॉय, व्हाट विल बी द वेट प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर इन द एलॉय। हमने क्या किया कि एक तो हमने 22 कैरेट सोना लिया जिसमें 2 पार्ट तांबा है और 22 पार्ट सोना है। एक हमने 24 कैरेट सोना लिया जिसमें पूरा का पूरा सोना है, उनको मिला दिया बराबर मात्रा में। तो बताओ तांबा कितना होगा। तो हमने क्या किया 24 पार्ट है 24 ग्राम मान लो। हमने पहले वाला 22 कैरेट सोना लिया तो उसमें कितना था, सोना था 22 प्लस तांबा था 2 ग्राम। ऐसे मान लो 24 ग्राम लिया हमने, 24 ग्राम में 22 ग्राम सोना था, 2 ग्राम तांबा था। और जो दूसरा पार्ट है वो हमने 24 लिया, उसमें क्या था 24 ग्राम सोना था और 0 ग्राम तांबा था। यही तो है, ये बता रहा है हमको कि 22 कैरेट सोना है, ये हमको बता रहा है 24 कैरेट सोना है। ये अपना तांबा हो गया कॉपर, ये हो गया अपना सोना। अब वो ये पूछ रहे हैं कि अगर इसको मिक्स कर दिया जाए तो कितना पार्ट है वो तांबे का रहेगा। तो अगर इसको मिक्स करते हैं, हम टोटल करते हैं, तो टोटल में हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल में हमारे पास हो जाएगा, ये तो 48 हो गया टोटल वेट। तो उसका सोना कितना हो गया 22 प्लस 24 यानी 46 प्लस तांबा कितना हो गया 2। ठीक है, अब टोटल जो वेट हुआ 48, उसमें से तांबा कितना हुआ 48 में तांबा कितना पार्ट है 2 पार्ट है, यानी तांबे का जो अनुपात है वो कितना हो गया 2/48 यानी 1/24। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं और आराम से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है दिखने में, कुछ बॉक्स से दिए हुए हैं। एक 4m क्रॉस 4m की पर्स को 2m क्रॉस 1m के टाइल से ढका जाना है। 2 विकर्णतः विपरीत 1m क्रॉस 1m आकार के कोने बिना ढके रखने हैं। किसी टाइल को तोड़े बिना एक दूसरे के ऊपर रखे बिना कितने टाइल्स की आवश्यकता है। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो मैं इसको इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा हूँ। ये हमें कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस टाइप का, मैं इसको डायरेक्ट इसी क्वेश्चन पर ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से ये 2 बॉक्स बनाए हुए हैं, से 1m क्रॉस 1m के स्क्वायर टाइप के बनाए हुए हैं। इसमें से 2 जो स्क्वायर हैं, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, इन दोनों को हमको यूज नहीं करना है। बाकी जो स्क्वायर हैं हमें 2m क्रॉस 1m की जो टाइल्स हैं उनसे ढकना है। तो कितनी टाइल्स रखेंगे, टाइल्स को तोड़ना भी नहीं है और एक दूसरे पर नहीं रखना है। ट्राई करते हैं। जैसे हमने पहली टाइल्स से इन दोनों को ढक दिया, 2 क्यों ढक रही हैं, क्योंकि 2 × 1 है। 2 से इसको रख दिया, एक टाइल से इसको रख दिया, एक टाइल से हमने इसको रख दिया, एक टाइल से हमने इसको रख दिया, एक टाइल से इनको रख दिया। अब हमने अगर एक टाइल से इसको ढक दिया तब तो ये दोनों खाली रह जाएंगी, और अगर हमने टाइल्स को इससे ढक दिया तो हमारे पास ये और ये खाली रह जाएंगे। तो हम इस तरह से नहीं रख सकते। चलो कुछ और ट्राई करते हैं। हमने पहले टाइल को इस तरीके से ढका था, पहली टाइल को मान लो हमने ऐसे ढकने की कोशिश की, दूसरी टाइल को ऐसे रख दिया, तीसरी ऐसे रखा, चौथा ऐसे ढका, और 5वां मान लो हमने इनको ऐसे रख दिया, 6वां ऐसे रख दिया, तो ये और ये बच जाएंगे। प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम किसी भी तरीके से अगर इस प्रकार की टाइल से इन बॉक्स को या इस फर्श को ढकना चाहें तो 2 जो बॉक्स हमारे पास या 2 हमारे पास स्क्वायर वर्ग ऐसे बन रहे हैं जो अलग अलग हैं, एक दूसरे से दूर हैं, तो बिना तोड़े हम इसको नहीं ढक पा रहे हैं। वैसे टोटल देखा जाए, मैं इसको मिटा देता हूँ, टोटल अगर देखा जाए तो कितने हैं बॉक्स, कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 है। अगर ऐसा होता, पॉसिबल होता इनको ढकना, तो कितनी ज़रूरत पड़ती 14/2, क्योंकि इनका जो एरिया है वो 2 होगा, तब हमारे पास 7 होती। तो 6 और 8 तो हमारे डायरेक्ट आंसर हम देखें तो कैंसिल हो गए, लेकिन 7 से जब हम ढकने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे कुछ स्क्वायर है वो एक्स्ट्रा बच रहे थे, तो उनको ढकना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बिना तोड़े, तोड़कर तो हम ढक सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या आंसर दिया कि ढकना असंभव है, 4th ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ दिया हुआ है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं अजीब अजीब से, ट्राई करते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 42 से 26, 71 से 78, 33 से 16 और 62 से क्या बनेगा।
अब हमको पैटर्न पता लगाना है कि 42 को 26 में कन्वर्ट कर रहा है, 71 को 78 में कन्वर्ट कर रहा है, 33 को 16 में कन्वर्ट कर रहा है, तो 62 को किस में कन्वर्ट करेगा। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अगर हम इस तरीके की एग्जामिनेशन दे रहे होते, जैसे एसएससी है या इससे रिलेटेड, जिनमें इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं, तब तो हमें बहुत सारे पैटर्न का पता होता, और वो जो पैटर्न का पता होता उनमें से हम कोई ना कोई पैटर्न यूज करके देखते, शायद हमारा काम चल जाता, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैटर्न पॉसिबल हैं। तो इसमें गारंटी नहीं है कि आपको जो पैटर्न है वो याद आ ही जाए, ये आप कर ही पाओ। तो आप नहीं भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे नंबर चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके पास 20 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको 15 करने हैं, 5 आप छोड़ सकते हैं। अगर आप 15 भी कर देते हैं तब भी आपके कंप्लीट 30 नंबर आएंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी दें तो ही कोई बात नहीं। फिर भी अभी तो हम एग्जाम में नहीं बैठे हुए हैं, अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि कैसे कैसे बना, 42 से 26 कैसे बना। तो इन्होंने क्या किया कि पहले 42 में, सॉरी 4 में 2 का डिवाइड किया और 4 में 2 को ऐड कर दिया। इससे हमारे पास क्या बना, 4 में 2 का डिवाइड करने पर हमारे पास आ गया 2, और 4 में 2 ऐड करने पर आ गया 6। यानी कि ये जो नंबर कन्वर्ट हो रहा है उसका पहला डिजिट है वो इसमें इसका भाग देने पर, डिवाइड करने पर आ रहा है, और जो दूसरा डिजिट है वो इस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड करने पर आ रहा है। जैसे 71 है, इसमें 7/1 क्या हो जाएगा 7, और 7 + 1 क्या हो जाएगा 8, इनसे नंबर बन गया 78। 33 है, 33 में 3/3 क्या हो जाएगा 1, और 3 + 3 हो जाएगा क्या 6, और इन दोनों से नंबर बन गया 1 6 यानी 16। तो 62 से क्या बनेगा 6/2 हो गया 3, और 6 + 2 हो गया 8, इन दोनों से नंबर बन गया 38। 38 हमारा आंसर हो गया। अब ये कोई गारंटी नहीं कि आपको एग्जाम में आ ही जाए, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, पर मैं बताना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकल अप्रोच, कि हो सकता है आपको आ भी जाए, हो सकता है नहीं आए। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, तो अगर आपको तुरंत क्लिक नहीं हो रहा है माइंड में, तो उसको थोड़ा छोड़ दें, बाद में जब सेकंड राउंड आप करें सारे क्वेश्चंस को करने के बाद, तब इसमें आप 10 20 50 सेकंड ट्राई कर सकते हैं। उससे ज़्यादा टाइम नहीं दें, क्योंकि उससे आपका टाइम ही खराब होगा। आप 20 30 50 सेकंड तक इसको अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी दिखने में लंबा सा क्वेश्चन है, तो मैं इसका केवल हिंदी वाला पार्ट पढ़ूंगा, इंग्लिश वाला पार्ट आप इंग्लिश में देख सकते हैं। एक दुकानदार एक फाइल एवं एक कॉपी ₹27 में पहले ग्राहक को, एक कॉपी एक पेन ₹31 में दूसरे ग्राहक को, और एक पेन और एक फाइल ₹39 में तीसरे ग्राहक को बेचता है। वस्तुओं के मूल्य पूर्ण रुपयों में है, यानी कि ऐसा नहीं कि ₹1.5 का आ गया, ₹2.70 का आ गया, ₹3.70 का आ गया, कंप्लीट रुपयों में है। अब इनमें से अनुमान लगाना है कि तीनों में से पेन सबसे महंगा होगा, फाइल सबसे महंगी होगी, कॉपी सबसे महंगी होगी, या दुकानदार ने अलग अलग ग्राहकों को चीज़ें हैं वो अलग अलग कीमतों में दी होंगी। ट्राई करते हैं, 3 इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि फाइल को लिख दिया हमने F से, और कॉपी को लिख दिया C से। फाइल और कॉपी कितने की बेची इसने 27 में। एक कॉपी को लिख दिया C से, पेन को लिख दिया P से, वो कितने की बेची इसने 31 में। और एक पेन और एक फाइल है, पेन को लिख दिया P से, फाइल को लिख दिया F से, वो कितने की बेची इसने 29 में। ये 3 इक्वेशन हो गई। मैं इनको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ ताकि इक्वेशन नंबर भी लिखा जा सके। इसको लिख दिया 1, इसको लिख दिया 2, और इसको लिख दिया 3। ठीक है, 3 हमने इनको लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे भी आप जिस भी मेथड से करना चाहें कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट को घटा देता हूँ, ताकि नेगेटिव चीज़ से हमें डील नहीं करना पड़े। सेकंड में से मैंने फर्स्ट को माइनस किया तो क्या होगा, सेकंड में से हमने फर्स्ट को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा P - F = 4। ये मैंने डायरेक्ट किया है क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट कर पा रहा हूँ। आप भी इसको एक बार ट्राई करें तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। मैंने सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिया तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई 4, इसमें P - F = 4 है। और इक्वेशन थर्ड है मेरे पास P + F = 29। इक्वेशन थर्ड है। मैं क्या करता हूँ, फोर्थ को और थर्ड को ऐड कर देता हूँ। इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, F और F तो कैंसिल हो जाएगा, 2P = आ जाएगा 29 + 4 यानी 29 + 4 यानी कि हो जाएगा 33। 2P = आ गया 33, तो P आ गया 33/2। पेन की कीमत कितनी आ गई, इतनी रुपये। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो मूल्य पूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट रुपीज़ में होना चाहिए।
कहाँ दिया, यहाँ पे दिया हुआ है ना, पूर्ण रुपए में होना चाहिए, पूर्ण रुपए में, लेकिन ये तो पूर्ण नहीं है। अब ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब दुकानदार ने अलग अलग लोगों को चीज़ें हैं वो अलग अलग कीमतों में दी हो, क्योंकि अगर एक ही कीमत में दी होती तो हमें पी की अंश वैल्यू मिल जाती और वो पूर्ण रुपयों में आ जाती। उसने अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग कीमत में दी है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ गई है। तो आंसर जो 4 है, ऑप्शन जो 4 है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। दुकानदार ने विभिन्न वस्तुएं विभिन्न ग्राहकों को अलग अलग मूल्यों पर बेची हैं। क्यों हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों किया हमने? इसीलिए किया क्योंकि हमें जो पेन की वैल्यू आ रही है, तीनों जिसने डील की थी, तीनों चीज़ें बेची थी अलग अलग, तो वहाँ से हमें पूर्ण रुपयों में, कंप्लीट रुपीज़ में, इंटीजर में हमें वैल्यू नहीं मिल रही है पेन की, उसकी प्राइस नहीं मिल रही है। तो इस वजह से हमने यह अनुमान लगाया कि दुकानदार ने गड़बड़ी की है, अलग अलग लोगों को अलग अलग वस्तुएं अलग अलग मूल्यों पर बेची हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ग की भुजा दी हुई है, एक वर्ग की भुजा है ए, इसमें सबसे बड़ा संभाव्य वृत्त बैठाएं। इस वृत्त के अंदर एक सबसे बड़ा संभाव्य वर्ग बैठाएं। सबसे अंदर वाले वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है? क्या दिया हुआ है? कंसीडर ए स्क्वायर ऑफ ए साइड ए, फिर द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल इनसाइड इट एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इनसाइड द सर्कल। व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ द इनर मोस्ट स्क्वायर? कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक स्क्वायर है, ऐसे एक स्क्वायर बनाया, इस वर्ग की भुजाएं हैं ये, उसके अंदर एक हमने सर्किल बना दिया। मान लो एक सर्किल इसके अंदर फिट है गया, क्योंकि मैंने इसको ऐसे बनाया तो वो थोड़ा सा बाहर निकल गया, पर हम मान सकते हैं। और इस सर्किल के अंदर हमने एक जो है स्क्वायर अलग से बना दिया। ठीक है, देखते हैं ये जो अपना है ए, ये क्या है? बाहर वाले जो स्क्वायर है उसकी लेंथ है, उसकी भुजा है। इसका मतलब क्या कि अंदर वाला जो वृत्त है, मैं इसको दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूँ, शायद अच्छे से अगर बन गया तो मैं आपको बेहतर तरीके से इसको बता पाऊँगा। मैं इसको ऐसा करते हैं कि क्या ये बन पा रहा है? हाँ, ये मैंने स्क्वायर इसको बना दिया। अब इसमें मैं स्क्वायर ऐसा नहीं बन रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये जो कहना चाहता हूँ, इसको बिना इसके बनाए कि एक हमने इस तरह का कुछ सर अपना स्क्वायर बनाया, इस तरीके का कोई स्क्वायर बनाया, इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, और इसमें एक हमने ये वृत्त बैठा दिया, और इस वृत्त के अंदर हमने एक वर्ग और बना दिया। अब इस वर्ग की भुजा बतानी है। तो बाहर वाला जो वर्ग है उसकी भुजा दी हुई है ए, तो अंदर जो वृत्त हो गया, अंदर जो वृत्त हमारा बन गया, उसकी व्यास क्या हो गया? वो हो गया ए। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है। इससे इसकी रेडियस, त्रिज्या क्या हो गई? रेडियस क्या हो गई? a/2। अंदर वाला जो वृत्त है, जो सर्किल है, उसकी रेडियस क्या हो गई? a/2। अब देखो, अंदर वाला जो सर्किल हमने बनाया हुआ है, उसके अंदर जो एक और हमने सबसे बड़ा वृत्त बना दिया, सॉरी वर्ग बना दिया, स्क्वायर बना दिया, उसकी भुजा हमको बतानी है। तो हम क्या करेंगे? ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये इसका सेंटर है। कुछ लोग होते हैं जो बाइक लेकर आते हैं और उसका साइलेंसर तेज़ आवाज़ वाला करवा देते हैं, उसमें अलग से मॉडिफाई करके। तो अभी ऐसा ही एक प्राणी इधर से गुजरा है, तो उसका जो साइलेंसर है उसने मॉडिफाई किया हुआ है, तो बहुत भयंकर आवाज़ कर रहा है। खैर, तो देखो, हमें इसका जो रेडियस है वो पता चल गई। तो ये वाली और ये वाली जो भुजाएं हैं, जो लेंथ है, वो कितनी हो गई? a/2। और ये कितनी हो गई? a/2। अब आगे देखते हैं। देखो, a/2 है, ये अपना कितना है? ये तो पक्का हमको पता है कि 90 डिग्री हो जाएगा। ये अपना हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। अब 90 डिग्री, 45 डिग्री, अब इसमें हमको कुछ इस तरीके से कंडीशन बन गई। ये हो गया अपना a/2, ये हो गया a/2, और हमको ये वाली भुजाएं कैलकुलेट करनी है। ये जी, ये पाइथागोरस भाई साहब थे अपने, उन्होंने कहा कि इसको ऐसे स्क्वायर कर दो और इसको ऐसे स्क्वायर कर दो, उन दोनों भुजाओं का, और उनको अंडर रूट ले लो। ये क्यों नहीं है, ये ए है। पाइथागोरस भाई साहब ने जो कहा था उसकी बात मान लेते हैं। सॉल्व करें, क्या हो जाएगा? a²/4 प्लस a²/4, इसका रूट ये हो जाएगा a²/2, इसका अंडर रूट बराबर हो जाएगा a/√2। ये जी है।
तो ऑप्शन 4 है वो अपना सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो नेक्स्ट है ये दूरी वाला, ये काफ़ी बार आते हैं, तो आप इसका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से ध्यान रखें। जब मैं घर से कार्यालय 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर जाता हूँ तो 8 मिनट देर से कार्यालय पहुँचता हूँ। यदि मैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ तो 5 मिनट देर से पहुँचता हूँ। मेरे घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? वॉकिंग फ्रॉम माई होम एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर आई एम 8 मिनट्स लेटर इन रीचिंग माई ऑफिस। इफ आई वॉक एट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर आई रीच 5 मिनट्स लेट। हाउ फार इज माई ऑफिस फ्रॉम द हाउस? कुछ नहीं, बहुत ईजी है। माना लेट द डिस्टेंस, दूरी है वो कितनी है x, और टाइम कितना लगता है, यूजुअल टाइम है, मान लो वो टाइम अपने को लगता है टी टाइम लगता है उसको पहुंचने में। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो 8 मिनट लेट पहुंच रहा है, 8 मिनट लेट पहुंच रहा है, ठीक है। और उसको टाइम कितना लगना चाहिए था, टी, यानी कि हमको देखो जो बेसिक फॉर्मूला है वो पता ही होता है, समय बराबर कितना होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है। इंग्लिश में टाइम इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये एकदम बेसिक है, हम सबको पता होता है, तो मैं ये मान के कि आपको पता ही होगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में उसको टाइम कितना लग रहा है, t+8, जब वो कितनी स्पीड से चल रहा है, x दूरी चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये देखो 8 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। और दूसरे केस में क्या हो रहा है, जब वो 8 की स्पीड से चल रहा है तो 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, ये देखो ना, x 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 मिनट देर से पहुंच रहा है। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई कि जब वो 8 की स्पीड से चल रहा है, सॉरी 5 की स्पीड से चल रहा है तब तो 8 मिनट लेट जा रहा है, और 8 की स्पीड से चल रहा है तो 5 मिनट लेट जा रहा है। इनको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा xy5 - 8, और यहाँ से t बराबर क्या आ जाएगा, xy8 - 5। अब t तो t है दोनों में, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, xy5 - 8 इक्वल टू xy8 - 5। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और है कि जो टाइम 8 मिनट है, 8 मिनट, वो हमको मिनट में दिया हुआ है, और हमारी जो स्पीड है वो हमको दी हुई है आवर में। तो हम 8 को क्या करेंगे, 8/60 करेंगे, क्योंकि 8 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं। तो अभी 8/60 हो जाएगा, क्योंकि मिनट में दिया हुआ उसको हमने आवर में बदलना है, और ये भी हमको 5/60 हो जाएगा। 60 से डिवाइड करना ज़रूरी है मिनट को आवर में बदलने के लिए। ये अगर डिवाइड बाई 60, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 60। सॉल्व करेंगे, xy5 - xy8 इक्वल टू हो जाएगा 8/60 - 5/60, ठीक है। सॉल्व किया, ये हो जाएगा 8x - 5x अपॉन 40 इक्वल टू हो जाएगा 3/60। यहाँ से हो जाएगा 3x अपॉन 40 इक्वल टू 3/60, और यहाँ से आ जाएगा सॉल्व करने पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, x इक्वल टू 4/6, यानी x इक्वल टू 2/3। ये हमारा x की वैल्यू आ गई, दूरी आ गई 2/3, यानी ऑप्शन 3 है 2/3 किलोमीटर, ये हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी सी 3 विभिन्न अंक हैं, यदि इन्हें नीचे दिखाए अनुसार जोड़ा गया है तो ए बी सी का मान ज्ञात करो। जैसे 3 नंबर दिए हुए हैं ए बी सी, इनको ऐसे ऐड किया जाए ए बी एंड सी और ए बी एंड सी, तो हमारे पास क्या आ रहा है, सी सी एंड सी। तो हमको बताना है कि ए बी और सी की वैल्यू क्या क्या होगी। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हम कई बार वैल्यू इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम डायरेक्ट ही ऑप्शन को ट्राई करते हैं। पहला क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन अगर ऐसा होता है ए बराबर 3, बी बराबर 4 और सी बराबर 5, ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 5, 3 4 5, इनको ऐड करें तो क्या आएगा, 5 + 5 + 5 15, आ गया अपने पास एक 4 + 4 12 + 1 13, हमारे पास आ गया एक 3 6 9 एंड 10, 1035। ये हमारे पास नहीं आ रहा है, हमारे पास क्या आना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सी सी एंड सी आता है, यानी यहाँ पे 5 5 5 आना चाहिए था, नहीं आया। जो ऑप्शन ए है वो हमारा आंसर नहीं होगा।
बी को चेक करते हैं, बी क्या बोल रहा है। बी को चेक करें हम तो होगा 2 3 1। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम एक ऑप्शन चेक कर चुके हैं। 2 3 1 इसको ऐड किया, 1 + 1 + 1 इक्वल टू गया 3। 3 + 3 + 3 9। अब इसके दोनों डिजिट अलग हो गए तो ये भी हमारा बी है, वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी को चेक करें, 5 1 3 5 1 3 ऐड करें हो गया 3 6 9 9 हो गया, 1 1 1 3। आगे जोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि ये दोनों डिजिट अलग आ गए, तो सी हमारा आंसर नहीं होगा। वैसे तो हमारा ए बी सी आंसर नहीं होगा तो डी आंसर होगा, लेकिन डी को भी हम चेक कर लेते हैं। इतना चेक किया तो 185 185 185 ऐड किया 5 5 5 यानी 15, अपने पास आ गया 8 8 8 8 24 और 125 हमारे पास आ गया 2 1 1 1 3 और 2 5 1, यानी हमने 185 लिया, उसको 3 बार ऐड किया तो हमारे पास आ गया 5 5 5। तो डी है या 4 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इजी था ना, 10 सेकंड 20 सेकंड का या मैक्सिमम 30 सेकंड का। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला है। भूमध्य रेखा पर एक कसकर बनने वाली पट्टी लपेटी गई है। एक हमारी ये पृथ्वी है, इसको मैं थोड़ा सा, तो एग्जैक्ट शेप नहीं है, ये थोड़ी नारंगी जैसे आकार की होती है, अंडाकार या नारंगी जैसी। तो ऐसा हम बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आपने देखा हो ग्लोब में कुछ कुछ इस तरह की होती है, पूरी तरह गोल नहीं होती है। इस पर जो बीचों बीच वाली लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इक्वेटर, ये वाली जो लाइन है ये, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं अर्थ। ये हमारी हो गई पृथ्वी, ये हो गया इक्वेटर। एक दूसरी कसकर पट्टी लपेटी गई, इस पर एक पट्टी बांधी गई है चारों तरफ पृथ्वी के। अब आप ये मत पूछना कैसे बांधी गई, क्योंकि मैथ वाले कुछ भी कर सकते हैं, तो इन्होंने इस पर चारों तरफ एक पट्टी बांधी। एक दूसरी वृत्ताकार पट्टी जिसकी लंबाई पहली पट्टी की अपेक्षा 15 मीटर अधिक है, पहली पट्टी से कुछ ऊंचाई पर स्थित है। एक दूसरी पट्टी और बांधी कुछ ऊंचाई पर, ये वाली। अब इसमें क्या है कि इसकी लंबाई है वो 15 मीटर अधिक है। व्यक्तियों का एक समूह लंबी पट्टी के नीचे से निकलने की चेष्टा करता है, क्या वे इसके नीचे चल पाएंगे। व्यक्तियों का कुछ समूह है वो इस पट्टी के नीचे से निकलना चाहते हैं। कलर में चेंज करके ट्राई करता हूँ। जैसे मान लो कोई व्यक्ति हैं, उसको थोड़ा सा मैंने येलो कलर से दिखाने की कोशिश की। इसके नीचे से निकलना चाहते हैं, क्या निकल पाएंगे। और इसके बाद पृथ्वी की परिधि दी हुई है और व्यक्तियों की लंबाई 1 से 2 मीटर है। अब आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें शायद ज्योग्राफी का कोई यूज हो रहा हो या कुछ ऐसा हो रहा हो, कुछ भी नहीं है। हमको दिया हुआ है कि कोई इस तरीके की कुछ शेप है, उसमें यहाँ तक तो इसको एकदम टाइट बंधा हुआ है और उससे ऊपर कुछ है, उसकी जो लंबाई है वो 15 मीटर एक्स्ट्रा है। 15 मीटर एक्स्ट्रा, इसका मतलब जब हम इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे इस तरीके से, तो हमारे पास जो 15 मीटर है वो ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी। और व्यक्ति की लंबाई क्या है, 1 से 2 मीटर, यानी 1 से 2 मीटर लंबाई वाले व्यक्ति इस रस्सी को ऊपर उठाकर आराम से चले जाएंगे। ऐसे ऐसे मान लो कि आप किसी कमरे में यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी पड़ी हुई है और उसकी लंबाई इतनी लंबाई से 15 मीटर एक्स्ट्रा है, तो क्या हो जाएगा, 15 मीटर एक्स्ट्रा है तो इस तरह से कुछ बन जाएगी और 1 मीटर वाला 2 मीटर वाला व्यक्ति आराम से इसके नीचे से निकल जाएगा। तो इसमें यही पूछ रहा है कि क्या वो व्यक्ति इस पट्टी के नीचे से निकल पाएंगे, तो हाँ बिल्कुल निकल पाएंगे, धूमधाम से निकल पाएंगे, कहीं कोई कष्ट नहीं है, किसी ने मना नहीं किया, आराम से निकलो। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। 5 लोगों का समूह है, के एल एम एन और पी। इनमें से एल सबसे लंबा व उम्र में सबसे बड़ा है। और 2 चीज़ें आ गई यहाँ पे, एक तो आ गई लंबाई और एक आ गई उम्र, ठीक है। मैंने इसलिए लिया कि हम इसको डेटा को उस हिसाब से लिखेंगे। एल क्या है, सबसे लंबा है और सबसे उम्र में बड़ा है, तो सबसे ऊपर एल को लिख दिया। एम है वो एन से तो बड़ा है, एम है वो एन से बड़ा है, यानी एम जहाँ भी आएगा एम वो एन से ऊपर ही आएगा। और के से ठिकना है, यानी एम जो है जितनी भी उसकी लंबाई है वो के से कम है। हम केवल जो डेटा दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप उसको लिख रहे हैं। एम और पी समान उम्र के हैं। एम है वो पी के बराबर उम्र वाला है तो उसको इसके साथ रख दिया, तथा पी है वो के से लंबा है। अच्छा, एम और पी समान उम्र के तथा पी है वो के से लंबा है, तो हमें एक डेटा और दिया हुआ है कि पी है, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ कहीं पे, पी है वो के से लंबा है, ठीक है। पी, एम और पी समान उम्र के तथा पी है वो के से लंबा है। एन और के समान लंबाई के हैं,
तो एन और के हैं वो यहाँ पे आ गया, एन और के समान लंबाई के हैं। अब पी है वो के से लंबा है, ठीक है, तो पी कहाँ जाएगा, पी के पास इससे ऊपर कहीं भी आ जाएगा। और एन और के समान लंबाई के हैं, के है वो पी से छोटा है। एक बार फिर से देखते हैं, एल सबसे बड़ा है, एल हमने सबसे बड़ा ये लिख दिया, एल सबसे बड़ा लिख दिया उम्र में और लंबाई में। एम है वो एन से बड़ा है, एम जो है वो एन से बड़ा है। अच्छा, इसमें एम एन से बड़ा है लेकिन के से ठिकना है, तो हम इसको दोबारा से लगते हैं क्योंकि लंबाई और उसमें मैंने थोड़ा सा शायद इसको गलत तरीके से लिख दिया है। पहले हम उम्र लिखते हैं फिर लंबाई लिखते हैं, उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे। एन हम स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एल है वो सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है। एम है वो एन से बड़ा है, जो एम है वो एन से बड़ा है, सबसे ऊपर वाला सबसे बड़ा और सबसे उससे नीचे। लेकिन एम है वो के से ठिकना है, तो जहाँ भी के होगा उसके नीचे आएगा एम लंबाई में। एम और पी समान उम्र के हैं, एम और पी है वो समान उम्र के, तो एम बराबर पी, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। तथा पी है वो के से लंबा है, तो जहाँ भी पी होगा वो के से ऊपर आएगा। इतना हमें पता है, ये अलग डेटा है क्योंकि हम इनको बीच में कहीं नहीं रख पा रहे हैं। एन और के समान लंबाई के हैं, एन और के समान लंबाई के हैं, तो के बराबर अपना एन आ गया, या हमारे पास के और एन दिया हुआ है, तो एन और के हैं वो समान लंबाई के हैं। और जो पी है वो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि पी है वो के से लंबा है, तो के से ऊपर आ गया पी, पी है वो के से लंबा है तो के से ऊपर आ गया पी। और अपना के और एन बराबर लंबाई के दिया हुआ। के है वो पी से छोटा है, के है वो पी से छोटा है, तो के कहाँ जाएगा, के यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा पी से नीचे। अब निम्न में से कौन सा अनुमान अवश्यम्भावी है? तो पहला ऑप्शन में बता रहा है कि पी है वो एम से लंबा है, तो यहाँ हम देखें तो पी है वो एम से लंबा है क्योंकि एम से ऊपर आ रहा है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। लेकिन अवश्यम्भावी बिल्कुल अवश्यम्भावी है, एम से बड़ा के है, के से सॉरी एम से लंबा के है, के से लंबा पी है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है एन है वो उम्र में सबसे छोटा है, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है क्योंकि हमें दिया हुआ है कि पी है वो के से बड़ा है, के सबसे छोटा भी तो हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तब तो एन सबसे छोटा नहीं होगा क्योंकि के बारे में हमें ये नहीं बताया है कि वो सबसे छोटा है या नहीं है। तो इस वजह से अवश्यम्भावी पक्का दो सही होगा, वो गलत बात है। एन है वो पी से उम्र में बड़ा है, एन है वो पी से उम्र में बड़ा है, गलत बात है क्योंकि एन तो पी से उम्र में छोटा है। एन है वो के से उम्र में बड़ा है, एन है वो के से उम्र में बड़ा है, ये भी बात एन है वो के से उम्र में बड़ा, ये भी बात गलत है क्योंकि एन और के बराबर भी तो हो सकते हैं। अगर एन और के बराबर हुए तो वो के से उम्र में बड़ा नहीं होगा, तो इस केस में जो ऑप्शन 1 है वो ही अवश्यम्भावी है, पक्का वो सही होगा, ये गारंटी हम दे पा रहे हैं। बाकी ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 इनके बारे में हम कोई भी गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमिक धन पूर्णांकों का गुणनफल उनके योग के बराबर है तो उनके वर्गों का योग क्या होगा? एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, अलग अलग एग्जाम में आ चुका है कि 3 नंबर है क्रमिक नंबर धन पूर्णांक। मान लो पहला नंबर x है, दूसरा हो जाएगा x+1, तीसरा हो जाएगा x+2। क्वेश्चन बोल रहा है कि उनका मल्टीप्लाई x+1 मल्टीप्लाई x+2 वो उनके योग के बराबर है, यानी x + x+1 + x+2। ये दिया हुआ उनका गुणनफल है वो उनके योग के बराबर है, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा? अगर हम देखें हमें जो नंबर इस तरीके की इक्वेशन दी हुई है, अगर हम इसको थोड़ा सा सरल करें तो हमारे पास आ रहा है 3x + 3 टाइप का। अब क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, हम उसमें अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, तो सबसे पहले हम 0 देखें तो 0 करने पर ये संतुष्ट नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे हम 1 पुट करते तो हो जाएगा 1 × 2 × 3 = 3 × 1 + 3, 6 = 6, यानी x बराबर 1 हम रख सकते हैं। ये आपको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मैं इस तरीके से डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको किसी भी तरीके से करने पर x = 1 आ गया, x+1 आ गया 2, x+2 आ गया 3। हमारे पास 3 से 1 2 3 आ गए जो क्रमिक धन पूर्णांक हैं, उनका जो मल्टीप्लाई है वो उनके योग के बराबर है, 1 + 2 + 3। तो हमको दिखाना है इनके वर्गों का योग क्या होगा, तो वर्गों का योग हो जाएगा 1² + 2² +
3 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 4 + 9 इक्वल टू 14। तो 14 अपना आंसर, सेकंड अपना आंसर हो गया। इजी सा क्वेश्चन है, वो आपको डायरेक्ट इसका आंसर भी आपको डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग एग्जाम में कि इसका डायरेक्ट आपको 1 2 3 पता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबे धातु के बेलन को सिरे तक सुसहन चुस्त, धातु का बेलन है तो सबसे पहले एक बेलन बना दिया। इस क्वेश्चन में मुझे एक प्रॉब्लम नजर आती है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या। रूप से व्यास टी एन बेलनाकार मोम की गेंदों से भरा जाता है। ऐसे एन गोलाकार एन गेंदे हैं, इस तरह से इनको पूरा भर दिया। एक जैसी है, मैं इनको अलग अलग बना रहा हूँ क्योंकि बस जल्दी जल्दी करने के लिए। प्रत्येक का जो व्यास है वो है डी, और उसका जो संख्या है वो ऐसी वाली एन, हमारे पास ऐसी बॉल हैं जो हमने भरी हैं। इस मोम को पिघलाया गया, इस मोम को हमने पिघलाया, तो पिघलाने के बाद क्या कंडीशन बचेगी कि ये जो हमारा बेलनाकार है धातु का, उसमें ये जो मोम है वो तल पर ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। एक लंबे धातु के बेलन को सिरे से सिरे तक सुसंहत चुस्त रूप से डी व्यास की एन गोलाकार मोम की गेंदों से भरा जाता है। यदि गेंदें पूर्ण रूप से पिघल जाएं तो पिघले हुए मोम का अंश का आयतन क्या है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि उस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम लगी थी जब मैंने किया था। इसमें क्या कहना चाहता है कि हमने इस तरह की छोटी छोटी जो बॉल हैं वो हमने डाली है मोम की इस धातु के बेलनाकार धातु के पात्र में, और उनको गर्म करके पिघलाया गया। पिघलाने पर कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी इसमें मोम पिघल गया। हमको बताना है कि जो मोम वाला हिस्सा है वो जो पूरे बेलनाकार है उसके आयतन का कुछ अंश होगा, वो क्या डी व एन पर निर्भर करेगा, क्या दोनों पर निर्भर नहीं करेगा, क्या ए डी पर निर्भर नहीं करेगा एन पर करेगा, या डी पर निर्भर करेगा एन पर नहीं करेगा। इसमें आंसर में माना है कि डी और एन दोनों पर ही निर्भर नहीं करेगा। आंसर मानने के लिए उन्होंने क्या लॉजिक माना है लोगों ने कि एक बार जब ये पिघल गया तो पिघलने के बाद ये हमारे पास इस तरीके की कुछ शेप बन गई, ये पिघल गई। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने जो मोम है उसकी गोलियां हैं, उनकी व्यास, उनका जो डायमीटर है वो क्या लिया और उनकी संख्या क्या थी, क्योंकि मोम तो हमारे पास इतना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले क्या केस की रही। सुनने में तो बात सही लग रही है, ऑप्शन ए सही है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो हमने इस तरीके से इसको जो बेलनाकार पात्र है उसमें मैंने बड़ी बड़ी 2 ही बॉल रखी जो एकदम फिट हो गई, तो और एक केस में ऐसा हुआ कि मैंने इनको ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी बॉल रख दी, तो सीधी सी बात है कि बड़ी बड़ी बॉल रखने पर जो स्पेस है इनके बीच का खाली वो ज़्यादा बच जाएगा, छोटी छोटी रखने पर वो शायद कम बचेगा। ऐसे केस में ऐसा माना हमको ऐसा लग सकता है कि हम जितनी छोटी बॉल रखेंगे, मान लो एकदम 10⁻⁴ डायमीटर की अगर हम बॉल रखेंगे तो पूरा भर जाएगा, तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा खाली बचा है वो भी नहीं आएगा, तो हमारा डी और एन दोनों पर निर्भर करेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि इन्होंने ऐसे माना है कि ये डी पर और एन पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि एक बार जो मोम पिघल गया वो किसी भी रूप में हो सकता है। आपको जो एक्सप्लेनेशन है इसकी ठीक लगे वो आप बता सकते हैं कि आपको क्यों आंसर ए सही लगा या क्यों सही नहीं लगा। मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों पर निर्भर करेगा, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होना चाहिए, पर इसका 1 आंसर माना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, क्योंकि जैसा कि हमको सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, हमको 20 में से 15 करने होते हैं। अगर वो भी कर दी तो हमको पार्ट ए में 100% मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये दूसरा वैसा क्वेश्चन हो गया जो हमको छोड़ना होता है। कुछ मछुआरों ने कुछ मछलियाँ पकड़ी, किसी ने भी 20 से ज़्यादा मछली नहीं पकड़ी। A1 मछुआरों ने आपस में कम से कम 1 मछली पकड़ी, A2 मछुआरों ने आपस में कम से कम 2 मछलियाँ पकड़ी, इसी तरह A20 मछुआरों ने आपस में ठीक 20 मछलियाँ पकड़ी। किसी भी मछुआरे ने 20 से ज़्यादा मछलियाँ नहीं पकड़ी, यानी हाईएस्ट कितनी हो गई किसी मछुआरे के पास, हाईएस्ट हो गई 20। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो स्टेट्स में आते हैं, स्टैटिस्टिक्स में शायद आपको देखने को मिल सकते हैं। उनमें क्या होता है, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन करने के लिए आपको एक टेबल बनानी होती है, तो मैं टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से बनेगी, मैं डायरेक्ट ही पेन से बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि XI मछुआरे हैं, वो अपने XI मछुआरे वो I मछलियाँ पकड़ते हैं। जैसे XI मछुआरे हैं, उन्होंने I मछलियाँ पकड़ी, ठीक है, इस टाइप के। अच्छा XI तो दिया हुआ है, अच्छा XI मछुआरों की संख्या है, ऐसे मान सकते हैं XI मछलियों की संख्या है जो कितनी मछुआरों द्वारा पकड़ी जाती है। X1 है, इन्होंने 1 मछलियाँ पकड़ी,
या x1 बार वन मछलियाँ पकड़ी गई, x2 में हमने 2 रख दिया, इसी तरह से 20 है, x20 इसमें 20 मछलियाँ पकड़ी गई। एक तो इस तरह की आप टेबल बना करके दिखा सकते हैं कि 1 मछलियाँ कितनों ने पकड़ी, 2 मछलियाँ कितनों ने पकड़ी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा, कि मान लो हमने A1, A2, A3 और A4 है, इस तरह के 4 ही किस लिए, 20 था हमने उसको 4 कर दिया। हमने क्या कहा कि A1 मछुआरे हैं जिन्होंने कम से कम 1 मछली पकड़ी है, सभी ने कुछ ना कुछ मछलियाँ पकड़ी हैं। A1 मछुआरों ने 1 मछली पकड़ी है, A2 मछुआरों ने कम से कम 2 मछली पकड़ी है, A3 मछुआरों ने कम से कम 3 मछली पकड़ी है, और A4 मछुआरों ने कम से कम या ठीक ठीक 4 मछली पकड़ी है। इसका मतलब क्या होगा कि A3 में ऐसे मछुआरे होंगे जिन्होंने 3 मछलियाँ भी पकड़ी हैं और 4 मछलियाँ भी पकड़ी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कम से कम 3 मछलियाँ पकड़ी हैं, इसका मतलब 3 पकड़ने वाले भी और 4 पकड़ने वाले भी शामिल हैं। A2 में कौन से होंगे? जिन्होंने कम से कम 2 मछलियाँ पकड़ी हैं, यानी 2 मछलियाँ पकड़ने वाले भी, 3 मछलियाँ पकड़ने वाली और 4 मछलियाँ पकड़ने वाले भी लोग शामिल हो गए। A1 में कितने इसमें हमको बताना है कुल कितनी मछलियाँ पकड़ी गई हैं। A1 में कौन से शामिल होंगे? जिन्होंने कम से कम 1 मछली पकड़ी, यानी 1 पकड़ने वाले भी, 2 पकड़ने वाले भी, 3 मछली पकड़ने वाले भी और 4 मछली पकड़ने वाले भी। अब देखते हैं, हम देखते हैं कि 1 मछलियाँ कितने लोगों द्वारा पकड़ी गई। तो 1 मछलियाँ A1 ने क्या किया? 1 पकड़ी, 2 पकड़ी, 3 पकड़ी एंड 4 पकड़ी, और A2 ने या तो 2 पकड़ी या 3 पकड़ी या 4 पकड़ी। इससे क्या होगा? 1 मछली कितने लोगों द्वारा पकड़ी गई? A2 मछुआरों में से A1 मछुआरों में से हम A2 को घटा दें। तो A1 में वो हैं जिन्होंने 1, 2, 3, 4 पकड़ी, A2 में है 2, 3, 4 पकड़ी। ये सेम प्रोसेस जैसे हमने 4 के लिए किया वो 20 के लिए भी होगा, सेम रहेगा। तो 1 मछली कितनों ने पकड़ी? A1 माइनस A2 मछुआरों ने। अच्छा, फिर A3 मछुआरे कैसे थे जिन्होंने 3 + 4 पकड़ी। तो 2 मछलियाँ कितने लोगों द्वारा पकड़ी गई, कितने मछुआरों द्वारा पकड़ी गई? उसके लिए हम क्या करेंगे? A2 माइनस A3 कर देंगे, A2 माइनस A3। 3 मछलियाँ कितने द्वारा पकड़ी गई? इसी तरह से A3 माइनस A4, और इसी तरह से हम देखेंगे 20 मछलियाँ कितने द्वारा पकड़ी गई, तो वो 20 मछलियाँ अपने A20 मछुआरों द्वारा पकड़ी गई। अब टोटल कितनी मछलियाँ पकड़ी गई? टोटल मछलियाँ कितनी मछुआरों द्वारा पकड़ी गई, तो हम क्या करेंगे? उनको हम ऐड कर देंगे इनको। ये जो हमारे पास जो भी हमारे पास बना है एक तरह से नेगेटिव, A1 माइनस A2 इस टाइप का जो बना, A2 माइनस A3, A3 माइनस A4, और ये जो भी बना है उनको हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास थोड़ा सा इसको साफ साफ साइड में लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको छोटा सा साइड में रख के एक बार और एकदम इजी तरीके से, ताकि आप इसको देख पाएँ, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में छोटा करके रख दिया है। और हम जो टेबल है वो टेबल दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें देखो हमने क्या किया कि जो XI मछुआरों द्वारा I मछलियाँ पकड़ी गई थी, तो 1 मछली कितने द्वारा पकड़ी गई, वो हम क्या करेंगे? 1 मछलियाँ पकड़ी गई वो हमारे पास पकड़ी गई A1 माइनस A2 द्वारा। 2 जो मछलियाँ हैं वो कितने द्वारा पकड़ी गई, और हमने क्या किया था 2 के लिए A2 माइनस A3 वाले। 3 मछलियाँ किसके द्वारा पकड़ी गई? A3 माइनस A4। 4 मछलियाँ कितने द्वारा पकड़ी गई? A4 माइनस A5। इस तरह से जो 19 मछलियाँ हैं, 19 मछलियाँ हैं, वो कितने के द्वारा पकड़ी गई? वो मान लेते हैं हम पकड़ी गई हैं A4 माइनस A5, यानी A19 माइनस A20 इतने के द्वारा पकड़ी गई। और जो 20 मछलियाँ हैं, 20 मछलियाँ हैं, वो कितने के द्वारा पकड़ी गई? वो पकड़ी गई ठीक ठीक A20 लोगों के द्वारा ये मछलियाँ पकड़ी गई। अब हमको पता है टोटल मछलियाँ कितनों ने पकड़ी, तो हम क्या करेंगे? एक व्यक्ति ने 1 मछलियाँ पकड़ी गई A1 माइनस A2 लोगों द्वारा, ठीक है, प्लस 2 मछलियाँ पकड़ी गई A2 माइनस A3 लोगों द्वारा, यानी कि A2 माइनस A3 मल्टीप्लाई 2 मछलियाँ पकड़ी गई, प्लस 3 मछलियाँ पकड़ी गई A3 माइनस A4 लोगों के द्वारा। इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, मल्टीप्लाई 3 प्लस अप टू A20। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करने पर आ गया A1 प्लस
ये हो गया 2a2 माइनस a2, यानी हो गया 2a2 माइनस a2 प्लस a3 माइनस 2a3 रहेगा 3a3 माइनस 2a3 एंड सो ऑन करते करते हो जाएगा 19 लोगों द्वारा 19 लास्ट के टर्म में जो हम लिखेंगे 20 के लिए, क्योंकि हमारे पास 20 बन रही है ना, तो 20 माइनस 90 इस तरह से सो ऑन करते हुए अब क्या होगा कि हर एक ब्रैकेट में इसमें भी हमारा 1 बच रहा है, से a1 है, यहाँ से बचेगा a2, यहाँ से बचेगा a3 एंड सो ऑन, यहाँ से बचेगा अपना a20। तो इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन प्लस a20। तो हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। इसमें क्या किया हमने कि पहले हमने 4 के लिए ऑब्जर्व करने की कोशिश की और हम इसको 20 तक ले गए। जो हमने 4 तक के लिए किया उसको हम 4 से लेकर के 20 तक की करने की कोशिश की, और इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं एन के लिए, किसी भी नंबर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं हमारे लिए ये ध्यान आ जाए कि हमें इस तरह से करना है। तो उसके लिए मैंने पहले ही कहा था कि 20 में से आपको 15 ही क्वेश्चन करने हैं। तो ये तीसरा ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया, यदि NET 14 एवं NET 15 5 अंकों की ऐसी संख्या है जिनमें उनका योग 157,229 है, तब n प्लस e प्लस t कितना होगा। दो नंबर दिए हुए हैं, NET 14 प्लस NET 15। ये ऐसे मत समझना कि NET का मल्टीप्लाई 14 से किया है, ऐसे ऐसे मान लो आपका 27 होता, 2 को हम n से दिखा देते तो हम उसको लिखते 2 बराबर n होता, तो क्या लिखते हम n7 लिख देते। इस तरह से ये एक डिजिट है n, ये एक डिजिट है, एक डिजिट है। तो इसमें दिया हुआ है कि NET 14 प्लस NET 15, इनका जो सम है वो कितना है 157,229 है। तो हमको बताना कि n प्लस e प्लस टी क्या होगा। इजी है, क्या करते हैं हम इसको लिख सकते हैं NET 14 प्लस NET 15 को क्या लिख सकते हैं 14 प्लस 1। जैसे मान लो NET 0 0 0 15 होता है, इसको लिख सकते हैं हम 0 0 0 14 प्लस 1 14 प्लस 1। इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं इस तरह से। ये क्या हो गया 15722, और हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो गया NET 14 प्लस NET 14 बराबर क्या हो गया 1 इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये बचेगा 1577228। इसका मतलब क्या हो गया 2NET 14 क्या हो जाएगा 1577228। इससे क्या हो जाएगा NET 14, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7286114। ये हमारे पास नंबर आ गया। कंपेयर करें तो n बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे कंपेयर करो, n बराबर 7, e बराबर 8 और t बराबर 6। तो n प्लस e प्लस t क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 प्लस 6 इक्वल टू 21 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये उन्हीं 15 क्वेश्चंस में है जो आपको करने हैं। 18, एक बेलनाकार केक को 16 बराबर भागों में काटा जाना है। इसको करने के लिए कम से कम कितनी बार इसको काटा जाए। A cylindrical cake is to be cut into 16 equal pieces. What is the minimum number of cuts required to do so? ये देखो, एक ऐसा हमारे पास कोई बेलनाकार केक है, ऐसा भी हो सकता है, वैसे इतना लंबा होता नहीं केक इतना बेलनाकार में, तो नॉर्मली इस तरह का मान लो चपटा सा केक, तो आप सबने देखा ही है। अब इसको क्या करना है, हमको 16 बराबर भागों में बांटना है। तो मैंने इसको ऐसे समझ लो कि इस वाले को इस फॉर्म में लिख दिया थोड़ा सा जूम करके। तो कितनी बार काटा जाए। अब हमको ये नहीं बताया गया है कि काटने के बाद, एक बार काटने के बाद इसके जो पीस हैं उनको रीअरेंज करें या नहीं। तो कम से कम कितनी, जैसे हमने एक बार इसको यहाँ से यहाँ तक काट दिया, या एक बार इसको ऐसे थोड़ा सा हम दूसरी कैमरा एंगल से देखें तो मान लो एक कैमरे उसका केक का ऊपर वाला पार्ट है जो हमको दिखाई दे रहा है। मैंने क्या किया, एक बार काटा इसको ऐसे 2 भागों में हो गया, एक बार इसको काटा तो ये 4 भागों में हो गया, एक बार काटा तो इसको ये 6 भागों में हो गया, और ये 4 बार काटने पर ये
बराबर बराबर 8 भागों में हो गया। अब केक किस तरह से था, इस तरह से था, 4 बार काटने पर ये 8 बराबर बराबर भागों में हो गया। कहाँ तक काटा ये, ठीक ऐसे नीचे तक पूरा हमने काट दिया। और एक बार हम क्या करेंगे, इसको बीच में से काट देंगे। जो 8 भाग थे तुम्हारा ये डायरेक्ट 16 भागों में बराबर बराबर कट जाएगा। तो कितना हुआ, पहला ऐसे काटा 1, दूसरा ऐसे काटा 2, तीसरा ऐसे काटा 3, चौथा ऐसे काटा 4, और 5वीं बार हमने इसको ऐसे काट दिया। तो हमारे पास क्या 5 भागों में ये 16 बराबर बराबर भागों में कट गया। तो हमारा आंसर है वो 4 हो गया। एक प्रॉब्लम ऐसे भी आ सकती है कि मान लो कि पहली बार कोई भी चीज़ है उसको पहली बार में बराबर बराबर काटा, पहली बार में कितने उससे हो गए 2, दूसरी बार हमने उनको बराबर बराबर काटा, दूसरी बार में कितने हो गए 4, तीसरी बार में हमने उनको चारों हिस्सों को ऐसे एक के ऊपर एक रख के फिर से काट दिया, तो तीसरी बार में हमारे पास हिस्से हो गए 8, और चौथी बार में उन 8 हिस्सों को बराबर बराबर कर दिया तो हो गए 16। दो चीज़ें हैं, एक तो 4 है वो ऑप्शन में नहीं है तो वैसे ही नहीं हो सकता, दूसरा हमको पता नहीं है कि ऐसे एक बार काट कर दूसरे पीस को उसके ऊपर रख सकते हैं या नहीं, वो हमको जानकारी नहीं दी हुई है। इस वजह से 5 जो है 5 हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों केसेस हैं, दोनों केसों में आपको क्लियर हो रहा है कि आपका 4 आंसर नहीं होगा, 5 ही होगा। एक है, एक संगमरमर का घनाकार 1 मीटर क्यूब का खंड है, ब्लॉक है, जिसमें चित्रानुसार समतली विभ्रंश है। विभ्रंश को छोड़ते हुए 20 × 20 × 20 सेमी क्यूब की अधिकतम कितनी पट्टियां काटी जा सकती हैं। एक एक घनाभ जैसा कुछ दिया हुआ है, उस घनाभ का मैं इसको ऐसे इसी में यूज करने की कोशिश करता हूँ। ये जो है घनाभ का ये वाला जो हिस्सा है वो फ्रैक्चर्ड है, यानी कि बीचों बीच इस पॉइंट से लेकर के इसको हमने काट दिया। अब हमको बताना है कि 20 × 20 × 5 सेंटीमीटर क्यूब की कितनी पट्टियाँ काटी जा सकती हैं। तो हमारे पास 1 × 1 × 1 मीटर क्यूब है, इसका मतलब क्या होगा 1 मीटर क्यूब का ये घन यानी कि क्यूब हो गया, क्यूबिक घना। ये घनाकार इसको हिंदी में शायद घनावाकार या घनाकार, हाँ हिंदी में घन ही बोलते हैं क्यूब को, तो घनाकार हो गया, सही है। 1 मीटर क्यूब है, इसको हम ले सकते हैं 100 × 100 × 100 यानी कि 1 इतना सेंटीमीटर क्यूब। क्यों सेंटीमीटर में क्यों किया, क्योंकि हमें जो ये पट्टियाँ काटनी है वो भी हमको सेंटीमीटर में ही काटनी है। और एक पट्टी की जो है वॉल्यूम कितना है, उसका आयतन कितना है, वो हो जाएगा 20 × 20 × 5 इक्वल टू 20 इतनी सेंटीमीटर क्यूब एक पट्टी का वॉल्यूम हो गया। तो टोटल मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, कितनी पट्टियाँ बन सकती हैं, वो होगा टोटल इसका ऊपर वाले का जो आयतन है वॉल्यूम है उसमें कितनी पट्टी हमको बांटनी। एकदम ईजी है, 9th-10th लेवल का है, जो मैं इसको इतना इसलिए फास्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि हमने 9th-10th में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं, बहुत ईजी है, सभी ने पढ़ी हुई होती हैं। डायरेक्ट हमको डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं है। 30 से 30 कैंसिल हो गया, अपने पास बचेगा 500, यानी मैक्सिमम 500 पॉसिबल थी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि ये वाली जो पट्टी है, जो घनाभ है, वो बीच में से ऐसे काटा हुआ है, यानी कि अगर मैं इसको कैमरे के दूसरे एंगल से देखें तो ये जो बनेगा इसमें ये वाली पट्टी है वो कटी हुई है। अब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया है 1 मीटर × 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर × 100 सेंटीमीटर, जो हो जाएगा अपना 10000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक पट्टी का जो अपना एक पट्टी का एरिया कितना हो जाएगा 20 × 20 यानी हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे हमने यहाँ से पट्टियाँ बनाने की कोशिश की तो क्या हुआ, जैसे हम पट्टियाँ बना रहे हैं तो इस लाइन में जो आ रही हैं इसको बोलते हैं डायगोनल, या हमारे विकर्ण में जो पट्टियाँ आ रही हैं वो सारी पट्टियाँ खराब हो जाएंगी, उनको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो विभ्रंशित हो गई, यानी टूट गई, चटक गई। तो कितनी पट्टियाँ चटकी, एक इस एंगल से देखने पर वो कितनी बचेंगी, वो बचेंगी ऐसे एक पट्टी यहाँ से, एक पट्टी यहाँ से, पट्टी यहाँ से, एक पट्टी यहाँ से, एक पट्टी यहाँ से, तो टोटल कितनी पट्टी 20 पट्टी हो गई।
4 टाइप से, इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक एंगल से दिखने पर हमारे पास इतनी पट्टियाँ काटी जा चुकी हैं इस एंगल से दिखने पर। और ऐसे हमको कितनी बॉक्स बन रहे हैं, क्योंकि 20 × 20 = 5 है। तो यहाँ से पट्टी, मैं दूसरा दूसरा कलर लेता हूँ, एक पट्टी यहाँ से, एक पट्टी यहाँ से, एक पट्टी यहाँ से, एक पट्टी यहाँ से, इस तरह 5 बार बन पाएंगी। 5 बार क्योंकि हम ये जो इसका डायमेंशन है वो है 20 × 20 × 5, इस तरह से हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसलिए बता पा रहा हूँ इस चीज़ को क्योंकि हमने जो फिगर बनाया है, जो हमने ये इस तरह से कुछ बनाने की कोशिश की है डिज़ाइन में, उसमें मैक्सिमम पट्टियाँ कितनी आती, मैक्सिमम पट्टी आती 500। लेकिन जो डायगोनल है उसकी जो पट्टियाँ हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, जो विभ्रंशित हैं। तो हमें ये पट्टियाँ, इस लाइन में जो भी पट्टियाँ होंगी तो उस तरह से इनको काटने पर वो हमको हटानी है। अब मैं यहाँ पे आपको 3D में इमेजिन नहीं करवा पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वाले एरिया में जितनी भी पट्टियाँ आ रही हैं वो हमको माइनस करनी है। मैक्सिमम 500 हो सकती थी, लेकिन 500 से तो कम होंगी ही, क्योंकि कुछ विभ्रंशित यानी टूटी हुई हैं, तो 4 तो अपना आंसर होगा नहीं। अब हमको देखना है कि कितनी पट्टी एक्स्ट्रा बची हुई हैं। तो एक एरिया में हम देखें तो यहाँ पे हमको देखने को आ रही हैं कि जो 20 पट्टियाँ हैं वो क्षतिग्रस्त हो रही हैं लेंथ के अकॉर्डिंग। अगर आप इसको सोच पाएँ 3D में तो 1 2 3 4 5 पट्टियाँ इस तरह से हैं। मैं कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। से 5 पट्टियाँ हैं वो इस तरह से 5 पट्टियाँ हैं वो आपको दी हुई हैं। और इसी तरह से यहाँ पे आपको 20 पट्टियाँ हैं, जैसे भी आप देखना चाहें 25 5 20, जिस भी तरह से आपको इमेजिन कर पाएँ। तो हमारे पास 100 जो पट्टियाँ हैं वो हमारे पास कितनी आएंगी, डैमेज क्वालिटी की आएंगी, विभ्रंशित हैं, चटकी हुई। जो अधिकतम विभ्रंश को छोड़ते हुए अधिकतम पट्टी कितनी काट सकते हैं हम, 500, उसमें से 100 को घटा दिया यानी कि 400। और एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि 400 ही क्यों दिया। ऐसा भी तो सकता है कि हम पट्टियों को इस शेप में काटते, जैसे ये है तो हमने पट्टियों को ऐसे तिरछी रखते हुए काटा, बिल्कुल हम तिरछी रखते हुए काट सकते तो उसमें 400 से ज़्यादा भी आ सकती थी। लेकिन हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ऐसा कहीं ऑप्शन दिया नहीं हुआ है। वो शायद 400 से कुछ ऊपर आती, 500 से कुछ कम आती, तो 400 और 500 के बीच में कोई भी हमारे पास नंबर नहीं दिया हुआ है। तो हमें मजबूरी बस 400 ही करना पड़ेगा। ये चौथा ऐसा क्वेश्चन है जो आप छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन भी है, कुछ 3D में भी आपको इमेजिन करना है, आपको कुछ फॉर्मूला भी यूज़ करना है, तो आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं। और एक आ गया ये अपना कुछ ग्राफ जैसा क्वेश्चन, इसके शायद लास्ट में 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, एक ग्राफ दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ूंगा, दोनों हिंदी और इंग्लिश में आप देख सकते हैं। पूर्व पीएचडी परीक्षा में, प्री पीएचडी में 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक तथा उनके द्वारा एमएससी परीक्षा के प्राप्तांकों को ग्राफ में दर्शाया गया है। निम्न में से कौन सा सत्य है? इधर तो क्या किया गया है, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखना चाहूँ, पीएचडी, और इधर है एमएससी में एग्जाम। और इनको जो बीच बीच में जो आपको डॉट दिख रहे हैं, ये जो मैं थोड़ा सा और कलर करता हूँ, येलो से कर देता हूँ, शायद आपको अलग से चमक पाए। येलो भी शायद आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको ब्लैक से ही करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अब क्लियर दिख रहा है। इस तरह के इनके डेटा जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। अब हमको बताना है कौन सा सत्य है। 2 विद्यार्थियों ने पूर्व पीएचडी परीक्षा में एमएससी की परीक्षा की अपेक्षा बेहतर अंक पाए हैं। 2 विद्यार्थियों ने, कौन से? तो अगर हम चेक करें विद्यार्थी बाई विद्यार्थी, 2 विद्यार्थियों ने पूर्व पीएचडी परीक्षा में एमएससी की अपेक्षा बेहतर अंक पाए हैं। इस विद्यार्थी की बात करें तो उसके एमएससी में 40 हैं, पीएचडी में 30 हैं, तो ये विद्यार्थी कैंसिल हो गया। दूसरा विद्यार्थी, मैं यहाँ पे मुझे दूसरा कलर यूज करना पड़ेगा। दूसरा विद्यार्थी अगर ये देखें तो इसने बराबर पाए हैं, और एकमात्र ये विद्यार्थी ऐसा है जिसने पीएचडी में एमएससी की अपेक्षा बेहतर पाए हैं। अच्छा, दूसरा देखते हैं, ये विद्यार्थी इसके एमएससी में ज़्यादा हैं, इसके भी एमएससी में ज़्यादा हैं, तो ये हमारा शामिल नहीं होगा। एक हमने ये शामिल कर लिया, इसके एमएससी में ज़्यादा हैं, इसके भी एमएससी में ज़्यादा हैं, इसके भी एमएससी में ज़्यादा हैं। क्यों? एमएससी में इसके आए 70, इसके आए 50, इसके भी एमएससी में ज़्यादा हैं या बराबर, इसके भी एमएससी में ज़्यादा हैं। तो हमें केवल एकमात्र ऐसा विद्यार्थी यही मिला जिसके एमएससी में जो है नंबर कम है, पीएचडी में ज़्यादा है। मैं इसको थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करता हूँ। आप इसको डेटा को ध्यान से देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे 40 दिया हुआ है, इसकी हम देखें यहाँ पे दिया हुआ है 30।
तो 40 और 30 में इसके एमएससी में नंबर ज़्यादा है, पीएचडी में कम है। जो ऑप्शन ए है वो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी है, वे विद्यार्थी जिन्होंने पूर्व पीएचडी परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए उन्होंने एमएससी परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। पूर्व पीएचडी में कितना होगा? पूर्व पीएचडी में वे विद्यार्थी जिन्होंने पूर्व पीएचडी में परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए, यानी इस वाली लाइन के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने एमएससी परीक्षा में अधिक प्राप्त किए हैं, यानी जिन्होंने भी पीएचडी में 50% प्राप्त किए उन्होंने एमएससी में 50 से ज़्यादा प्राप्त किए। गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये हमें विद्यार्थी मिल गया, ये हमें नालायक विद्यार्थी मिल गया जिसने यहाँ तो 50% प्राप्त किए हैं, लेकिन एमएससी में तो उसके 40 हैं, तो ऑप्शन सेकंड गलत हो गया। दो विद्यार्थियों ने पूर्व पीएचडी व एमएससी परीक्षा में समान अंक प्राप्त किए हैं। ये देखते हैं, पूर्व पीएचडी में जितनी हो उतनी एमएससी में, तो 40 से हम 40 तक गए। कितने हैं जिन्होंने 40 प्राप्त किए हैं? 40 से 40 वाले पीएचडी और एमएससी में समान वाले। हम 50 वाली लाइन में देखें तो 50 से 50 में देखें तो यहाँ कोई भी विद्यार्थी नहीं है, तो हमारा कुछ भी नहीं है। 60 से 60 वाली लाइन में देखें तो यहाँ भी हमारा खाली है, तो कुछ भी नहीं है। 70 से 70 वाली लाइन में देखें तो हमारा ये वाला जो गोला है वो बन गया, इसने एमएससी में 70 है और इसके पीएचडी में 70 है। उसके बाद 80 वाला जो है 80 से 80 में खाली है, 90 में कुछ डेटा है नहीं। तो हमारे पास दो विद्यार्थी ऐसे मिल गए जिन्होंने जितने ही एमएससी में प्राप्त किए उतने ही पीएचडी में प्राप्त किए, तो ऑप्शन 3 है वो हमारा सही आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं आज का, कि कोई समकोणीय त्रिभुज है, इसमें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान ज्ञात करना है। ये देखो, ये तो हो गया अपना 90, ये तो हमको पक्का पता है, और हमको पता है कि ए प्लस बी कितना होगा, वो भी 90 हो गया। क्यों? क्योंकि जो तीनों जो अपने एंगल हैं उनका सम क्या हो जाएगा, 180। अब हमको वैल्यू बतानी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ये तो आपको बचपन में पढ़ा ही होगा। और साइन ए प्लस बी कितना हो गया, साइन 90। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी तो 90 है ही, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो ऑप्शन 2 है वो हमारा सही आंसर हो गया। तो आज हमने 2017 में जून में जो मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन थे जनरल एप्टीट्यूड वाले, वो हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी हैं जिसमें हमें देखा था कि 20 में से 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम इजीली कर पा रहे थे, और 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें हमको प्रॉब्लम आ रही थी, जो शायद एक बार में नहीं हो। तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमको करने तो 15 ही है, आपके पास एक क्वेश्चन बोनस में एक्स्ट्रा ही मिल गया, तो अब आराम से सारे क्वेश्चन करके 30 यानी कि पार्टी में 100% मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है, तो आप बाकी आप और भी क्वेश्चन हैं अलग अलग ईयर के या अलग अलग सब्जेक्ट के, वो आप ट्राई कर सकते हैं, उससे आप इन चीज़ों को ईजिली और अच्छे से सॉल्व